हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए क्षितिज भाग एक, जो हिंदी की पुस्तक है, ये पाठ्य पुस्तक। और इसी पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे थे, और उसी श्रृंखला में आज हम लोग तैयार करेंगे, उसी श्रृंखला में कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए। और मेघ आए जो पुस्तक है, ये जो पाठ है पाठ्य पुस्तक का, इसी पाठ और ये जो मेघ आए कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो इसी कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो भी इसके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उनको चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, जैसा कि हम पाठ पर पहुंचे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, और इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है सन 1983 यानी 1983 में हो गई। ठीक है। और ये बाल पत्रिका पराग के संपादक बने, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और पहले दिनमान और के उप संपादक थे ये, और चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक थे। ठीक है। इसके अलावा ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आप जब कभी परिचय लिखेंगे, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी इनकी, तो आप चाहें तो यहीं से इनको तैयार कर सकते हैं। दो दो रचनाएं अपने को याद रखनी रहती है। कभी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछा जाता है, जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है और इसको भी तैयार करना है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और इनका एक चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए ये बहुत चर्चित रहे। तो कभी आपसे पूछे कि दिनमान में ऐसा क्या बिंदु प्रकाशित हुआ था, कौन सा स्तंभ प्रकाशित हुआ जिसके लिए चर्चित रहे हैं, तो चर्चे और चरखे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम हर प्रकार का प्रश्न को तैयार करें, कोई भी प्रश्न हमसे न छूटे, है ना। तो हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चल रहे हैं, इसकी कविता की ओर। और मेघ आए कविता को पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इसकी कविता है, और इसी के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में आपसे एक बार और बोलना चाहूंगा कि आप जब भी देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आप आगे पीछे वीडियो को करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे तो ही आप कुछ समझ पाएंगे। और आपको हो सकता है कि हाथों हाथ याद भी हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर आगे मतलब आगे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप आपको एक दो बार आप सुनेंगे, देखेंगे, चाहे तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इसको देख के। तो मैंने बहुत कम मात्रा में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न छांटे हैं, जो कि अभी तक या तो परीक्षा में आए हैं या फिर परीक्षा में आने लायक है, तो उन्हीं को देख रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने यहाँ तैयार किया है। और आपको हिंदी विषय में और भी समस्या हो, किसी भी विषय में, या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समस्या है, कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती, तो आपको जब मर्जी करे आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे बताना। तो सबसे पहले देखते हैं, मेघ आए जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। इनका जन्म जो है 1927 में हुआ और मृत्यु 1983 में। ठीक है, सन है ये, सन 1927 और सन 1983। यहाँ पर मेघ आए जो है ऋतु है। यहाँ पर कवि पूछे कि पूरी कविता जो है कौन से ऋतु को केंद्र बिंदु बना करके लिखी गई है, तो वर्षा ऋतु को, और वर्षा ऋतु को हम बोलते पावस ऋतु, है ना। तो या तो वर्षा ऋतु या पावस ऋतु, दोनों याद रखेंगे। तो ये पूरी कविता का केंद्र बिंदु जो है, क्योंकि मेघ का मतलब होता है बादल, और बादल कब मंडराते हैं, कब घने होते हैं, कब काले होते हैं, कब बरसते हैं, जब वर्षा ऋतु होती है ना। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मेघ आए कविता की भाषा कैसी है, ये देखने के लिए हम देखते हैं। जो कविता है इसकी भाषा कैसी है, सहज एवं लोक की महक लिए हुए, सहज एवं सरल, है ना। कम शब्दों में बोला जाए तो सहज और सरल है। और यदि पुस्तक के अनुसार बोला जाए इसकी भाषा कैसी है, तो सहज एवं लोक की महक लिए हुए इसकी भाषा है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक में भी कि भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए। तो चाहे तो आप
ये भी याद कर सकते हैं बहुत, जैसे एक एक नंबर में इतना बड़ा नहीं है, सहज और लोक की महक लिए हुए, ठीक है, तो आप ये याद कर लें। आगे देखते हैं, मेघों की तुलना किससे की गई? तो इसमें आता मेघ आए बड़े बंठन के, है ना, तो मेहमान के, मेहमान या पाहुन, पाहुन जो है वो एक माना जाए तो एक ग्रामीण शब्द है ना, मेहमान के लिए, अतिथि के लिए उपयोग किया जाता है। जो अतिथि हमारे आते हैं घर पे, तो उनके लिए मेघ का प्रयोग किया। जो मेघ है अब अतिथि की तरह हमारे यहाँ आए हैं, तो उन्हीं के ऊपर है ये। तो पाहुन जो है, मेघों की तुलना किससे की गई? पाहुन या मेहमान से या अतिथि से, आप ये भी लिख सकते हैं चाहे तो। इसके बाद है पाहुन जो आए हों, में अलंकार है, पाहुन जो, तो जहाँ जो, जनु, मनु ऐसे शब्द आते हो, मानो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार की जो वीडियो मैंने आपको समझाई थी, उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत एक एक बिंदु आपको बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन यदि फिर भी आपको अलंकार में समस्या, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चाहे तो मेरे फोन नंबर पर फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक और अलंकार की अच्छी सी वीडियो बना करके भेज दूंगा। मेघ आए, प्रश्न नंबर 14, मेघ आवे कविता में इसके, मेघ आए कविता में प्रकृति का, अब ये रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, तो प्रकृति का क्या क्या मानवीकरण। और वैसे भी एक चीज और बता दूं आपको, आपके पाठ्यक्रम में मानवीकरण अलंकार है नवी में, तो यदि आपके कभी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा पूछे, तो जो प्रकृति के जो जड़ पदार्थ होते हैं या प्रकृति के जो तत्व होते हैं, उनमें मानवीय सत्ता का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। लेकिन यदि आपसे उदाहरण पूछा जाए, तो इस कविता से अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जैसे ये पहला लिख सकते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के समर, आगे आगे नाचती गाती चली, गाती बयार चली, ठीक है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, शायद इससे अच्छा उदाहरण आपको, इससे सरल उदाहरण, अच्छा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इससे सरल उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे उदाहरण है, बहुत सरल है ना। इसके बाद है, आंधी चलने पर क्या उड़ती है? हम सभी जानते हैं कि जब आंधी चलती है, तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि आंधी चलती है तो क्या उड़ता है? धूल उड़ती है, आंधी चलने पर धूल उड़ती है, ठीक है। इसके बाद है फिर, गांव में मेहमान के आने की तुलना किससे की गई है? गांव में जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं, तो मेहमान की तुलना हमने पहले बता ही दिया, तो मेहमान को हमने मेघ या बादलों से की गई, तो बात वही घूम फिर के वहीं आती है बाद में। मेघ आए कविता जो है, उसमें मेघ आए कविता में बुजुर्ग किसे कहा है? बुजुर्ग जो है वो, अथवा या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो पीपल को बुजुर्ग कहा, और पीपल ने ही यहाँ पर जुहार की है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसने आगवानी की, जुहार का मतलब है आगे बढ़कर उसने आगवानी की, क्योंकि आपने देखते हैं जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, तो वृद्ध जो सबसे हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, सबसे पहले वही उसकी आगवानी करते हैं, मेहमान की आगवानी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8वां है, अकुलाई लता किसका प्रतीक है? अकुलाई यानी व्याकुल, तो वियोग से व्याकुल प्रियतमा की, क्योंकि प्रियतमा जो है वियोग से व्याकुल थी, और आज उसके प्रियतम जो है मेहमान के रूप में पधारे हैं, तो अभी तक वो व्याकुल प्रियतमा का प्रतीक थी। मेघ के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? जो मेघ आ रहे हैं उनके आगे कौन नाच रही है? बयार यानी हवा। इसमें हमारी पुस्तक में बयार लिखा हुआ है, लेकिन बयार का मतलब हवा होता है, तो बयार और हवा दोनों लिख सकते हैं, और हमारी पाठ्य पुस्तक में बयार लिखा हुआ है। तो मेघों के आगे कौन नाचती गाती चल रही है? बयार। इसके अलावा कुछ ये प्रतीक हैं, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लें, तो आपको अच्छा रहेगा, याद रह जाएगा, है ना। देखते हैं हम लोग इनको। इसके बाद ये धूल जो है किसका प्रतीक है? तो नवयुवती और अल्लड़, अल्लड़ बालिका या किशोरी लड़कियों का, ठीक है। धूल जो है नवयुवती, अल्लड़ बालिका या फिर किशोरी जो लड़कियां हैं उनका है ये। पेड़ किसका प्रतीक है? गांव के बुजुर्ग वर्ग का, जो वृद्ध लोग होते हैं, गांव के बुजुर्ग होते हैं, उनका प्रतीक है। इसके बाद है नदी, गांव की विवाहित महिलाएं जो है नदी का रूप यहाँ पर प्रतीक है ये। लता है व्याकुल नायिका, है ना। और
ताल का मतलब है स्वागत करता नवयुवक, जो घर के जो लोग होते हैं स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, नवयुवक जो भी अतिथि आते हैं, तो यहाँ पर ताल से ये प्रतीक है, ये है ना ये इनको यहाँ पर प्रतीक दिया गया है। प्रश्न नंबर 10वां है बच्चों, इसमें केवल 10 ही प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, और भी यदि आपको महत्वपूर्ण लगते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में कमेंट लिख सकते हैं। बाकी अभी तक परीक्षा में यही चर्चा में आए हैं, लोगों ने अपने घर की खिड़की दरवाजे क्यों खोल दिए। 10वां प्रश्न है कि लोगों ने अपने घर की खिड़की और दरवाजे क्यों खोल दिए, तो पाहुन रूपी मेघ को देखने के लिए, अर्थात बारिश देखने के लिए, है ना। पाहुन रूपी मेघ यानी जो मेहमान के रूप में जो मेघ आए हैं उनको देखने के लिए, या फिर बारिश देखने के लिए उन्होंने खोल दिए हैं अपने घर के दरवाजे। तो बच्चों ये हमने पूरा किया, आप एक बार चाहें तो इसको एक बार और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक बार मैं इसको पूरा आपके सामने प्रदर्शित कर देता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएँ, देख पाएँ, लिख पाएँ, समझ पाएँ। और ये देखते हैं आप लोग, तो ये बच्चों को आप लोग बता सकते हैं, आप जो भी है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कक्षा 9वीं में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने रखे गए, या तो अभी तक परीक्षा में आए हैं या आने की संभावना है। एक भी अनर्गल प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है, समझाया है। और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो पर चलेंगे, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएं, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, उनको भी। और कहीं भी विषय वस्तु में समस्या आती है तो आप मुझसे आप सीधे बात कर सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।